हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है पवन तिवारी और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है। ये महाराष्ट्र बोर्ड का सेकेंड चैप्टर है, क्लास 10th का। और ऐसे ही हम लोग सारे चैप्टर्स धीरे धीरे सारे चैप्टर्स हम लोग करने वाले हैं। मैंने नोटिस किया है यूट्यूब पे या फिर ऑनलाइन कंटेंट 10th क्लास के लिए महाराष्ट्र बोर्ड के लिए काफ़ी कम अवेलेबल है और अच्छे कंटेंट की कहीं ना कहीं कमी। तो मैंने डिसाइड किया कि अ, मैं सारे निश छोड़ करके ये निश को पढ़ाऊँगा, है ना। ये निश को पढ़ाऊँगा, सॉरी। हम्म। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं सारे निश छोड़ करके ये निश मतलब अपने महाराष्ट्र बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट और इवन 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को गाइड करूँगा। तो ऐसे हम लोग सारे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। ठीक है। आप कमेंट्स में डालो कि कौन सा चैप्टर आपको चाहिए, जो आपको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में आ रहा है, तो हम लोग वो टॉपिक कवर करेंगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मीनिंग समझो। लाइफ प्रोसेस मतलब क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब पता है? ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस मतलब क्या होता है? ऐसे प्रोसेसेस जो कि ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। ऐसे प्रोसेसेस जो कि ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव प्रोसेस, रेस्पिरेटरी प्रोसेस, खाना खाना ज़रूरी है, सांस लेना ज़रूरी है। जो सांस ले रहे हो, जो सांस में ऑक्सीजन ले रहे हो, वो सांस को हर सेल तक पहुंचाने के लिए तुम्हारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिए, है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ऐसे हर सारा वो प्रोसेस जो कि तुम्हें ज़िंदा रहने के लिए, तुम्हें ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है, उन प्रोसेस को अपन बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है। तो मेरा एक क्वेश्चन है, क्या क्या रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस होगा? क्या रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस होगा? क्या कोई आदमी को, क्या कोई ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए रिप्रोड्यूस करना होगा? क्या तुम्हें पता है, म्यूल करके एक एग्जांपल होता है। एक घोड़े और गधे को हाइब्रिड करके मिलाया जाता है, म्यूल। तो क्या वो ज़िंदा नहीं है? बिल्कुल ज़िंदा है, पर वो रिप्रोड्यूस नहीं करता। क्या इनफर्टाइल जो कपल होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते नहीं, पर वो ज़िंदा है ना। तो इसी वजह से रिप्रोडक्शन इज़ नॉट अ लाइफ प्रोसेस। जैसे कि अगर कोई इंसान है, उसने रिप्रोड्यूस नहीं किया और वो 31 साल में, 20 साल में मर गया, ठीक है, तो क्या वो इतने साल जिंदा नहीं था? तो हाँ, बिल्कुल जिंदा था। ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। मैंने एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर, रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस है या नहीं। तो मैंने उनको यही आंसर किया कि रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। यूट्यूब के काफ़ी फेमस टीचर है, उन्होंने बोला कि रिप्रोडक्शन इज अ लाइफ प्रोसेस, बट इट्स वेरी रॉन्ग। ठीक है। रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। ठीक है। क्या क्या होंगे लाइफ प्रोसेस? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिव सिस्टम। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम। ठीक है। नाउ, different external and internal organs are performing their functions independently। ठीक है। अ, ये सारे ऑर्गन्स तुम्हारे मिल करके सिस्टम बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, है ना। जैसे तुम्हारा स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब कुछ मिला करके तुम्हारा पूरा यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल, तुम्हारा जितने भी सिस्टम्स आते हैं इसमें, सॉरी, जितने भी ऑर्गन्स आते हैं, ये सब मिल करके तुम्हारा बना रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। नाउ, थ्रू कंप्लीट कोऑर्डिनेशन ऑब्वियसली, दिस ओवरऑल सिस्टम इज इन एक्शन इन मोर और लेस इन द सेम वे, है ना। सारे ऑर्गेनिज्म में ऑलमोस्ट सेम वे में होता है। ठीक है। ये सारी बेसिक बेसिक चीज़ें तुम पढ़ो। ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उम, हाँ, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप। एक सेकेंड।
प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, है ना। ऑब्वियसली प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है, तो ये लोग अपने फूड खुद बनाते हैं, हम लोग नहीं बनाते, हम लोग जादू थोड़ी है ना। तो ये लोग अपने फूड खुद बनाते हैं, ठीक है। नाउ दे यूटिलाइज सम ऑफ फूड फॉर देमसेल्स, बाकी तुम्हारा फ्रूट्स लीव्स ये सब में स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब मेन चीज़ यहाँ पे है कि 1 ग्राम, हाँ, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी देता है। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वन ग्राम कार्बोहाइड्रेट गिव्स 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी, और 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन गिव्स इक्वल 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। किलो कैलोरी क्या है, यूनिट है एनर्जी का, ठीक है। कैलोरी क्या है, यूनिट ऑफ एनर्जी। और 1 ग्राम फैट सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है, विच इज़ 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे तुम्हें एक डायग्राम दिया हुआ है, एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक डायग्राम दिया हुआ है। हम लोग ये चैप्टर मतलब एक एक सिस्टम हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ, नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। अभी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक डायग्राम दिया हुआ है, इसको लेबल करने को बोला है। तो ये तुम्हें क्या दिख रहा है, ये तुम्हें नेज़ल कैविटी दिख रहा है, जहाँ से सांस ले रहे हो, इसके अंदर साइनसेस होते हैं। साइनसेस मतलब कैविटी होता है, ये देखो, ये साइनसेस होते हैं, ये कैविटी है। तो इसको नाम दोगे क्या, नेज़ल कैविटी। क्या नाम दोगे, नेज़ल कैविटी, ठीक है, नेज़ल कैविटी। ये क्या, दूसरा वाला क्या है, माउथ, है ना, माउथ। और ये लैरिंग्स है, यहाँ पे मेल्स में काफ़ी प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। और ये चीज़ जो तुम्हें दिख रही है ट्रेकिया, ये सेकेंडरी ब्रोंका है, मतलब ब्रोंका है लिख लो सिर्फ। सारी चीज़ें डिटेल में मैं पढ़ाऊँगा कहाँ, नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। ये लंग्स है तुम्हारा, और ये डायफ्राम है। ठीक, ये अलवेला है। तुमने नेज़ल कैविटी से सांस लिया, ठीक है। तुमने अपने नॉस्ट्रल से सांस लिया, जो गया नेज़ल कैविटी में, फिर गया तुम्हारा कहाँ गया, ये फेरिंग्स का रीजन होता है, ठीक है। इसको, इस रीजन को अपन बोलते हैं नेज़ोफेरिंग्स, ठीक है। फिर यहाँ पे ओरोफेरिंग्स होता है, फिर यहाँ पे लेरिंजोफेरिंग्स होता है। फिर तुम्हारे फेरिंग्स में गया, फिर ट्रेकिया में गया, ट्रेकिया से ब्रोंकाई में गया, प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकाई में गया, फिर टर्शरी ब्रोंकियोल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, फिर अल्वेलाई में, अल्टीमेटली यहाँ पे तुम्हारा ऑक्सीजन पहुँचा। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे कहाँ, नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। अभी के लिए हम लोग ये चीज़ पढ़ते हैं। हम लोग देखो खाने में मेनली क्या लेते हैं, हम लोग खाने में मेनली लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स मतलब ग्लूकोज, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम एवरी डे आर मेनली यूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। क्यों कार्ब्स खाते, क्यों हमें खाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें एनर्जी बनाना है ना। और वो एनर्जी का फॉर्म होता है एटीपी, वो एनर्जी का फॉर्म होता है एटीपी, ठीक है। एटीपी क्या होता है आगे बताता हूँ। फॉर दिस पर्पस ग्लूकोज, जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट मतलब मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ऐसे 3 क्लासिफिकेशन होता है। मोनोसेकेराइड मतलब एक सिंगल मोनोमर, ठीक है।
जो एक सिंगल मोनोमर होता है जिसको और फर्दर तोड़ नहीं सकते इन टू डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट, तो उसमें मोनोसेक्राइड होता है तुम्हारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। तो ग्लूकोज का एक तरह का मोनोसेक्राइड विच इज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट, कहाँ गया, विच इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज स्टेप बाय स्टेप। इस ग्लूकोज को हम लोग अब इसके अंदर से कार्बन, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, CO2 निकालेंगे, ग्लूकोज का हम लोग CO2 बनाएंगे, और वो रिएक्शन में उस वक्त हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, और वो रिएक्शन में हमें ATP मिलेगा। कैसे मिलेगा आगे देखते हैं। दिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन occurs among the living organism by two methods. फर्स्ट इज एरोबिक विच इज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सेकेंड इज एनारोबिक। ये सब बेसिक बातें तुम्हें पता होंगी पहले से। अब आ रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से सुनो। कार्बोहाइड्रेट जो तुम खाते हो, देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, एक ब्लड वेसल और ये सेल, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ग्लूकोज, ठीक है। अब जो तुमने ग्लूकोज खाया है, जो तुमने फल से ग्लूकोज लिया है, जो तुमने खाने से ग्लूकोज लिया है, वो ग्लूकोज जाएगा कहाँ, इस सेल में जाएगा। अल्टीमेटली तुम्हारा ग्लूकोज कहाँ जाना चाहिए, अल्टीमेटली एनर्जी रिक्वायरमेंट किसको है, सेल को है ना। अल्टीमेटली तुम्हारा सेल एनर्जी बनाएगा ना, तो ये ग्लूकोज जाएगा सेल में, ये ग्लूकोज गया सेल में, ठीक है। कैसे, कहाँ से एब्जॉर्ब होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन से मेनली सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज गया कहाँ पे, सेल, ठीक है। नाउ अब ये ग्लूकोज देखो, तुम्हें एनर्जी रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, एनर्जी बनता कहाँ पे, सेल में, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे तुम्हें एक बात समझने वाली है कि सेल में एनर्जी कैसे बनता है। स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है। सबसे पहले वही डायग्राम नीचे लाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये समझो, ये सेल का, ये सेल है, ठीक है, ये सेल है। यहाँ पे तुम्हारा सेल का न्यूक्लियस होगा, ठीक है, सेल का न्यूक्लियस है, और एक स्ट्रक्चर होगा जिसको मैं बोल रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। मेनली मैं दो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, एक न्यूक्लियस, एक माइटोकॉन्ड्रिया, और एक येलो कलर में जो तुम्हें दिख रहा है वो है, सॉरी, जो येलो कलर में जो तुम्हें दिख रहा है ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है। मैंने तीन चीज़ें बनाई है, एक ब्लैक वाला क्या है, ग्लूकोज है, ये ब्लैक वाला क्या है, ग्लूकोज, न्यूक्लियस, और ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और जो येलो में तुम्हें दिख रहा है ये क्या है, साइटोप्लाज्म, जहाँ पे सारे ऑर्गेनल्स फ्लोट करेंगे, ठीक है। सारे ऑर्गेनल्स मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी, ये सब। अब सुनो, ध्यान से सुनो, ये ग्लूकोज गया कहाँ, साइटोप्लाज्म में। ये ग्लूकोज तुम्हारे जो तुमने खाया वहाँ से एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड में गया, ब्लड से तुम्हारा कहाँ गया, सेल में गया जिसको एनर्जी बनानी है। तो ये ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ और गया इस सेल के साइटोप्लाज्म में, ये ग्लूकोज एब्जॉर्ब होके इस सेल के साइटोप्लाज्म में गया। मान लेता हूँ ग्लूकोज यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, मान लेता हूँ ये ग्लूकोज यहाँ पे पहुँच गया।
इस साइटोप्लाज्म में एक प्रोसेस होता है जिसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट, और लिसिस मतलब तोड़ना। ठीक है, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट, और लाइसिस मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, तो इस ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा, फर्दर ऐसा तोड़ा जाएगा। ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है। ठीक है, उस ग्लूकोज को तोड़ के दो कंपाउंड बनाया जाएगा 3 3 कार्बन का। ठीक है, ग्लूकोज का होता है। अब जो भी चीज़ें हो रही है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ग्लूकोज क्या था? ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6। अब इसको कुछ स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होगा इसका। ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ से तुम्हारा हाइड्रोजन निकलेगा। अभी अभी बस ये समझो कि टूटेगा, ये ग्लूकोज टूटेगा, और इस टूटने की वजह से तुम्हें एनर्जी मिलेगी। और एनर्जी कैसे मिलती है मैं बताता हूँ। देखो सुनो, यहाँ पे बॉन्ड में एनर्जी स्टोर होता है। ये बॉन्ड जब टूटता है वही एनर्जी तुम ट्रैप कर लेते हो एटीपी के फॉर्म में। सुनो, स्टेप वाइज ऐसे ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, फिर 2 कंपाउंड में टूट जाएगा डाईहैप। ये सब नहीं पढ़ना है तुम्हें, PgAl। ठीक है, ये 3 कार्बन के कंपाउंड होते हैं। फिर ये भी फर्दर ये पूरा का पूरा डाईहैप कन्वर्ट हो जाएगा PgAl में। ठीक है, फिर ये बाद में अल्टीमेटली क्या बनाता है, एक 10 स्टेप का प्रोसेस होता है ये, पर ये लास्ट में क्या बनाता है, पायरुवेट, जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। ठीक है, देखो इस ग्लाइकोलिसिस में एक भी CO2 नहीं निकलता है, जिसकी वजह से जितने भी कार्बन थे पहले ग्लूकोज में, उतने कार्बन तुम्हें मिलेंगे पायरुवेट में। मतलब 2 पायरुवेट मिलेगा, 3 कार्बन का, एक भी कार्बन का अपने पास लॉस नहीं हुआ। ठीक है, इस स्टेप के दौरान तुम्हें क्या मिलेगा मालूम है? ये प्रोसेस के दौरान तुम्हें क्या मिलेगा? NADH, यहाँ से निकलेगा NADH, और यहाँ से निकलेगा ATP। ठीक है, 2 NADH और 2 ATP। ठीक है, यहाँ पे 2 ATP यूज़ होता है, यहाँ पे 2 ATP यूज़ होता है, फिर बाद में यहाँ पे तुम्हें एक बार और 2 ATP होता है। वो सब नहीं पढ़ना है तुम्हें। तो ये हम लोग नेट मानते हैं कहाँ? नेट कितना मानते हैं? 2 ATP, 2 NADH और 2 पायरुवेट। 2 ATP, 2 NADH और 2 पायरुवेट। क्यों 2 पायरुवेट? क्योंकि ये पूरा का पूरा डी डी डाईहैप PgAl में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये रिएक्शन इंटू 2 चलता है। ठीक है, बस इतना समझो कि ये ग्लूकोज टूटा 2 कंपाउंड में, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये कन्वर्ट होगा PgAl में, और ये 3 3 कार्बन का कंपाउंड था। फिर ये जो PgAl से रिएक्शन है पायरुवेट बनाने की, ये इंटू 2 चलती है। तो ये इसी वजह से तुम्हें 2 NADH 2 ATP मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा है? प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म, अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज स्टेप बाय स्टेप इन दिस प्रोसेस। स्टेप बाय स्टेप मतलब 10 स्टेप का ये तुम्हारा प्रोसेस होता है। ठीक है, जहाँ पे तुम्हें क्या मिलता है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच, दैट इज पायरुवेट, ATP, NADH एंड वाटर। वाटर क्यों बोला है आगे आगे तुम्हें समझेगा वाटर क्यों बोला है। यहाँ पे कहीं मैंने वाटर नहीं बनाया ना, तुम पूछोगे सर वाटर है। ठीक है, पर यहाँ पे लिखा है वाटर, और जो कि गलत भी नहीं है। देखो ये क्यों लिखा है वाटर मालूम है? क्योंकि ये NADH जब कन्वर्ट होगा, NADH एक ही बात है। ठीक है, NADH जब कन्वर्ट होगा ATP में, एक NADH गिव्स 3 ATP, और जब ये कन्वर्जन होता है तब तुम्हारा फॉर्मेशन होता है वाटर का। और ये कन्वर्जन कहाँ होता है? आगे कन्वर्जन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, आगे कन्वर्जन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और तब बनेगा वाटर। अभी अभी अपने को क्या क्या मिला, मैं लिख लेता हूँ, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इस चीज़ को। पायरुविक एसिड,
ATP NADH2, ठीक है। अपने को 3 चीज़ें मिली है, पायरुविक एसिड, ATP और NADH2, और सब इंटू 2 है, सब इंटू 2 मतलब 2 पायरुविक एसिड, 2 ATP, 2 NADH2, और एक पायरुविक एसिड देता है तुम्हारा कितना ATP, सॉरी एक NADH2 देता है 3 ATP, ठीक है। एक NADH देता है तुम्हारा 3 ATP। तुमने कई जगह क्वेश्चन देखा होगा कि सर कितने ATP मिलते हैं ग्लाइकोलिसिस में। अगर तुम्हें क्वेश्चन आ जाए बताओ कितने ATP मिलते हैं ग्लाइकोलिसिस में, क्या मार्क करोगे, 2 या फिर 8? कमेंट्स में बताओ क्या मार्क करोगे। इसका आंसर है 2। जब तक ऐसा स्पेसिफाई ना करे कि NADH की काउंट करने, यानी मतलब कैसे स्पेसिफाई करेगा, इन एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। अगर एरोबिक ग्लाइकोलिसिस बोला है तो ये कन्वर्जन होगा ATP, NADH का कन्वर्जन होगा ATP में, तब ये रिएक्शन होगा और तब तुम्हारा 8 ATP बनेगा। अगर कोई पूछे कि सर ग्लाइकोलिसिस में कितने ATP बनते, क्या बोलोगे? 2 ATP in glycolysis and 8 ATP in aerobic glycolysis, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए शायद लाया होगा, हाँ ये चीज़, जिस चीज़ पे बोल रहा हूँ उसी पे ध्यान दो। ग्लूकोज जो है कन्वर्ट्स हुआ डाईहैप और PgAl में, फिर यहाँ पे तुम्हें 2 NADH मिलते हैं, ये देखो इंटू 2 हो रहा है, और ये ATP भी 2 मिलता है। ये जो तुम्हें ATP दिख रहा है यहाँ पे 2 यूज़ हुआ है, मत समझो, बस इतना ध्यान रखो कि यहाँ पे 2 ATP 2 NADH मिलता है। क्लियर? और यहाँ 6 कार्बन का ग्लूकोज 3 कार्बन के पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया इंटू 2, क्योंकि ये रिएक्शन इंटू 2 हो रही है तो 2 पायरुवेट तुम्हारे पास मिलेंगे। ठीक है, इतना समझा सबको? इतने में किसी को भी कोई डाउट है क्या? इतने में किसी को भी कोई डाउट है तो कमेंट्स में मेरे को बताओ, आई विल आंसर यू। ठीक है, नाउ अब क्या होगा, मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे ऑक्सीजन है, मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे ऑक्सीजन है। फिर क्या होगा, मैं मान के चल रहा हूँ कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन है, मैं हाँ ह्यूमन का पढ़ रहा हूँ, पिछले ह्यूमन का पढ़ रहा हूँ, तो मोस्टली सेल्स एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे। तो अब ये पायरुवेट फिर जाएगा, सुनो, अपन ने कहाँ तक बनाया, पायरुवेट तक बनाया, ग्लाइकोलिसिस में पायरुवेट तक हुआ। अब ये पायरुवेट यहाँ पे मान लो पायरुवेट बना, मैं कौन से कलर में बनाऊँ पायरुवेट, नीले कलर में बना था। ये ग्लूकोज 2 पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया है ना, ये ग्लूकोज जो 6 कार्बन का था ये 2 पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये पायरुवेट जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, अब ये पायरुवेट जाएगा, एक सेकेंड सॉरी, अब ये पायरुवेट जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, अब ये 2 पायरुवेट जो थे ये जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और एक रिएक्शन करेंगे जिसको अपन बोलते हैं लिंक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? लिंक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? लिंक रिएक्शन। देखो, मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड फॉर्म इन दिस प्रोसेस आर कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। पहले मैं लिंक रिएक्शन लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ,
ये देखो पायरुवेट बना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पायरुवेट। पायरुवेट अब कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये कंपाउंड होता है, ये 2 कार्बन का कंपाउंड होता है। ये कितने कार्बन का कंपाउंड होता है? 2 कार्बन का कंपाउंड होता है। और पायरुवेट कितने का था? सही, 3 कार्बन का कंपाउंड था, 3 कार्बन का। तो एक चीज गेस कर सकते हो कि सर यहाँ से एक कार्बन उड़ा होगा। हाँ, यहाँ से एक CO2, सॉरी, यहाँ से एक CO2 निकल जाता है और यहाँ पे तुम्हें NADH भी मिलता है। इस रिएक्शन से तुम्हें NADH भी मिलता है। और ये रिएक्शन कितनी बार होगी? सोचो, एक ग्लूकोज अगर यूज हो रहा है तो कितनी बार ये रिएक्शन होगी? 2 बार, क्योंकि 2 पायरुवेट है। ठीक है, पायरुवेट 2 है ना, ग्लाइकोलिसिस में 2 पायरुवेट बना है, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए भी बनेगा, है ना। तो तुम्हें इस रिएक्शन से एक ग्लूकोज से 2 NADH मिलेंगे। मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ क्या है? ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल। हमने क्या पढ़ा? ग्लाइकोलिसिस में कितने ATP? 2 ATP और 2 NADH। तो टोटल कितना हुआ? यहाँ पे अगर टोटल लिख रहा हूँ मैं, टोटल कितना हुआ ग्लाइकोलिसिस में? 8 ATP। अगर ये 2 NADH कन्वर्ट हो रहा है ATP में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और लिंक रिएक्शन में मैंने क्या पढ़ा है? एक ग्लूकोज से, यहाँ यहाँ जिसकी बात चल रही है, हर चीज़ों की बात चल रही है फ्रॉम वन ग्लूकोज, फ्रॉम वन ग्लूकोज, ठीक है, फ्रॉम वन ग्लूकोज। लिंक रिएक्शन में कितने बार लिंक रिएक्शन होगा? 2 बार, फ्रॉम वन ग्लूकोज, क्योंकि 2 पायरुवेट बना, फिर 2 बार कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम में, तो 2 NADH मिलेंगे तुम्हें, 2 NADH मिलेंगे, ठीक है। टोटल कितना बना? 6 ATP। लिंक रिएक्शन में 6 ATP, क्यों? एक NADH देता है 3 ATP और 2 देगा 6 ATP। अब सुन, अब तुम्हारा क्या हुआ? कहाँ पे पढ़ा अपन ने? हाँ, अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए ये जाएगा लिंक रिएक्शन में, ये इसी इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, सॉरी, ये जाएगा क्रेब्स साइकिल में। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये जाएगा क्रेब्स साइकिल में, जहाँ पे ये बाइंड करेगा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ। बताता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक साइकिल चल रहा होता है जिसको अपन बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जाएगा, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए जाएगा और ये क्रेब्स साइकिल करेगा, ठीक है। बताता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, रुको। देखो, बोथ मॉलिक्यूल्स, बोथ मतलब जो पायरुविक एसिड से दो पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है, वो दोनों मॉलिक्यूल्स जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में है ऑब्वियसली। फिर यहाँ पे साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शंस होगा जिसको अपन बोलेंगे ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। और इसी का नाम है क्रेब्स साइकिल। बताता हूँ, सुनो। एक रिएक्शन चल रहा होता है, ठीक है। रुको, यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स बन रहे होते हैं, ठीक है। मैं एक मेन रिएक्शन तुम्हें बता रहा हूँ जो तुम पढ़ना चाहो तो मैं पूरे रिएक्शन भी लिख दूंगा,
यहाँ पे क्या जुड़ा, एसिटाइल, ठीक है, कोएंजाइम है। ये होता है 4 कार्बन का, ये कितने कार्बन का था बताओ, एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन का था, 2 कार्बन का, क्योंकि पायरुविक एसिड 3 कार्बन का, उसमें से एक CO2 निकला तो बना 2 कार्बन का। अब ये ऑक्सिलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड के साथ जुड़ता है, तो 2 कार्बन अगर 4 कार्बन कंपाउंड के साथ जुड़ेगा तो कितना, 6 कार्बन का एक कंपाउंड बनेगा, जिसको अपन बोलेंगे सिट्रिक एसिड, ठीक है। जिसको अपन बोलेंगे सिट्रिक एसिड, ठीक है। अब ये सिट्रिक एसिड का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हें, ध्यान से देखो। मैं सिट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, 1 2 3 COH 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 H H H, ठीक है। ये जो तुम्हें ग्रुप दिख रहा है, ये ग्रुप, इसको अपन बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे तुम्हें सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहे हैं, 1 2 3, इसीलिए इस साइकिल का नाम होता है सिट्रिक एसिड साइकिल, या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या फिर जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया दैट इज क्रेब्स साइकिल, सर हांस क्रेब्स। कोई भी साइकिल का अपन नाम देते तो उसके फर्स्ट टेबल कंपाउंड से देते हैं, और यहाँ पे फर्स्ट टेबल कंपाउंड है सिट्रिक एसिड, और उसके स्ट्रक्चर में दिख रहा है हमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। तुम्हें समझा ये साइकिल में आपने क्या नाम दिया, बोथ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल, ठीक है, साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शन होता है, जिसको अपन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं, या फिर क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पे लिख लो सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इस रिएक्शन, एसिटाइल कोएंजाइम ए घुसा और ये कुछ रिएक्शन करेगा, कुछ सेट ऑफ रिएक्शन करेगा, तुम्हें वो रिएक्शन नहीं जानना है, तुम्हें एक चीज़ जाननी है कि यहाँ पे बनेगा क्या क्या। यहाँ पे बनेगा, तुम्हें 3 चीज़ें मिलेंगी, क्या, 3 NADH, ये फ्रॉम 1 एसिटाइल कोएंजाइम लिख रहा हूँ, फ्रॉम 1 एसिटाइल कोएंजाइम, नॉट फ्रॉम 1 ग्लूकोज। फ्रॉम 1 ग्लूकोज क्या होगा, इसका फ्रॉम 1 ग्लूकोज मतलब 2 एसिटाइल कोएंजाइम है, फिर ये जो चीज़ लिखूंगा इंटू 2 कर देना, 1 GTP विच इज़ इक्विवेलेंट टू 1 ATP यहाँ पे, या फिर 1 ATP लिख लो, हालांकि ये कन्वर्ट होता है, मतलब ये इक्विवेलेंट होता है, 1 ATP लिख लो तुम, और एक FADH2, ये नया है तुम्हारे लिए, 3 NADH, एक FADH2 और एक GTP विच इज 1 ATP। अब सुनो, कितने ATP बना रहा है एक एसिटाइल कोएंजाइम में, 3 NADH से बनेगा मेरे को, एक सेकेंड, 3 NADH से मिलेगा मेरे को 9 ATP, और यहाँ पे एक ATP लिखा हुआ है, एक FADH2, एक FADH2 देता है 2 ATP, ध्यान से ध्यान से ध्यान से लिखो, सॉरी, एक FADH2 देता है 2 ATP, ये पॉइंट नोट कर लो, ठीक है, एक FADH2 देता है 2 ATP। तो टोटल मुझे एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से मिल रहा है क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स साइकिल में मेरे को टोटल कितनी ATP मिल रही है, 9 9 10 11 12, टोटल मेरे को मिल रहा है 12 ATP। पर एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बना है, एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बना है, और एक पायरुवेट एक एसिटाइल कोएंजाइम में बनाएगा, तो 2 पायरुवेट 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बनाएंगे, और 2 एसिटाइल कोएंजाइम में
2 बार ये रिएक्शन करेगी, 2 बार क्रेब्स साइकिल में जाएगी, तो ये जो भी प्रोडक्ट्स बनेगा इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, टोटल क्या क्या होगा, फ्रॉम वन ग्लूकोज क्या होगा, इंटू 2 हो जाएगा, वही चीज़ है जो मैंने लिखी है, कितना 6 NADH, 2 GTP विच इज़ 1 ATP लिख लो, सॉरी 2 ATP लिख लो, ठीक है, और 2 FADH2, 2 FADH2, ठीक है। अब 6 ATP मतलब 6 NADH मतलब कितने ATP, 6 3 18, 6 3 18 प्लस 2 22, और दो एक FADH2 देता है 2 ATP, तो 2 देंगे 4, मतलब 22 प्लस सॉरी 20, एक सेकेंड रुको, ये देगा कितना 18 ATP, ये देगा 2 ATP, ये देगा 4 ATP, मतलब टोटल होता है 24 ATP। क्लियर। अब ध्यान से सुनो, अभी 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 तो चीज़ें तुम्हें स्टार्ट हुई हैं, सुनो, मैंने क्यों ये चीज़ें तुम्हें थोड़ी सी डिटेल में पढ़ाई, तुम्हें बिटवीन द लाइंस मैंने क्यों पढ़ाया, क्योंकि मैंने क्वेश्चन देखा है तुम्हारे बुक में जहाँ पे पूछा है एक ग्लूकोज से कितने एटीपी बनते हैं, तो उसका आंसर लिखा है 38 एटीपी, 24 क्रेब्स साइकिल के प्लस 6 इसके 30 हुए, और 8 इसके 38, तो एक ग्लूकोज से हमें टोटल कितनी एटीपी मिलती है, टोटल मिलती है हमें 38 एटीपी, 38। क्लियर। नाउ नाउ यहाँ पे तुम्हारा कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है, यहाँ पे तुम्हारा कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है, किसका, ग्लूकोज का, क्रेब्स साइकिल में तुम्हारा कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब यहाँ पे भी तुम्हें 4 CO2 निकल जाएंगे फ्रॉम 1 ग्लूकोज, 2 वहाँ से निकले थे लिंक रिएक्शन से फ्रॉम 1 ग्लूकोज, और 4 क्रेब्स साइकिल से निकलेंगे फ्रॉम 1 ग्लूकोज, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, एक प्रोसेस होता है जिसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चैन या फिर सिस्टम, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट या ट्रांसफर बढ़ेगा सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये कहाँ पे होता है मालूम है, माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर एक इनर, एक आउटर एक अंदर वाली, ठीक है। तो ये अंदर वाली मेम्ब्रेन पे, यहाँ पे इस अंदर वाली मेम्ब्रेन पे होता है तुम्हारा ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, जो तुम्हारा NADH था या फिर FADH2 था, ये सब कुछ कन्वर्ट होंगे ATP में, जो मैंने बोला ना, एक एक NADH बनाएगा 3 ATP, वो एक NADH 3 ATP यहाँ पे बनाएगा। तो आप बोलोगे सर वहाँ पे कैसे लिख दिया, क्योंकि अल्टीमेटली ये इसी का प्रोसेस, NADH बना गया ETS में, ETS ATP बनाएगा, तो मैं ऑब्वियसली काउंट करूँगा ना NADH जहाँ से बना है वहीं से ATP काउंट करूँगा, तो 3 ATP NADH यहाँ पे बनाता है ETS में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। यहाँ पे क्या होता है, NADH का जो हाइड्रोजन होता है, मतलब मान लो इलेक्ट्रॉन जो होता है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ऑक्सीजन और वाटर बनाता है, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये बनाता है वाटर, ये बनाता है वाटर, इसीलिए इसीलिए यहाँ पे तुम्हें एक वाटर मॉलिक्यूल बोला गया था कि वाटर भी बनता है, ठीक है। देखो, molecules of NADH2 and FADH2 form during all above process participate in ETS. Due to this, 3 molecule of ATP are obtained from each, ठीक है, NADH2, and 2 molecules of ATP are obtained from FADH2, ठीक है।
ईटीएस जो होता है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में सिर्फ, और यहाँ पे तुम्हें ऑक्सीजन की यूज़ मिली। अभी तक हम लोग ने क्रेब्स साइकिल, लिंक रिएक्शन, ग्लाइकोलिसिस में हमने ऑक्सीजन का यूज़ नहीं देखा, पर यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज़ देखा। कहाँ पे? किस लिए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और वाटर बना रहा है, इसीलिए हम लोग एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में NADH के ATP काउंट करते हैं। एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, और ऑक्सीजन ETS में आकर के NADH को ATP में कन्वर्ट करेगा, इसीलिए हम लोग एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में 8 ATP बोलते हैं। ठीक है, देखो ये तुम्हारा लिंक रिएक्शन पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बन रहा है। यहाँ पे तुम्हें एक NADH मिलता है, ठीक है, फ्रॉम वन एसिटाइल कोएंजाइम। और ये तुम्हारा क्रेब्स साइकिल, एसिटाइल कोएंजाइम में जुड़ा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ऑक्सैलो एसीटेट से, फिर बना सिट्रिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे एक NADH, दो NADH, तीन, तीसरा कहाँ गया, तीन NADH, एक GTP और एक FADH2 दिख रहा है। तो ये बात थी ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल। ठीक है, हमने क्या देखा? समराइज करता हूँ। ग्लाइकोलिसिस में बना 8 ATP, क्रेब्स साइकिल में बना सॉरी लिंक रिएक्शन में बना 6 ATP और क्रेब्स साइकिल में बना 24 ATP। टोटल हमें मिल गया कितना? 38 ATP। ठीक है, अब अगर सर एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस दो, मतलब मान लो ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, क्या बिना ऑक्सीजन का लोग मतलब माइक्रोब जिंदा रहते हैं ना? बिना ऑक्सीजन का जिंदा रहते हैं। और इवन क्या ह्यूमन बॉडी में ऐसा कोई सेल है जो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस करता है या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है? कमेंट्स में बताओ मेरे को, क्या ह्यूमन बॉडी में ऐसा कोई सेल है जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है? यस, दैट इज वेरी फेमस एरिथ्रोसाइट्स, RBC। तुम्हारी RBC के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ना ही न्यूक्लियस होता है। अगर होता, मान के मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूँ, अगर RBC के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता तो क्या होता? वो RBC के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस एरोबिक रेस्पिरेशन करने लगता। जो तुम सांस ले रहे हो वो टिश्यूज तक कौन पहुंचाता है? जैसे मैं सांस ले रहा हूँ, ऑक्सीजन ले रहा हूँ, मैं ऑक्सीजन इनहेल कर रहा हूँ, वो टिश्यूज तक कौन पहुंचाएगा? मेरा ब्लड पहुंचाएगा, मेरा RBC पहुंचाएगा वो ऑक्सीजन। अगर ये तुम्हारा इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन करने लगता और ये पूरा का पूरा ऑक्सीजन खुद यूज़ कर लेता और मेरे टिश्यूज़ तक पहुंचने नहीं देता। ठीक है, इसीलिए इसके अंदर ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना न्यूक्लियस होता है, तो ये जिंदा रहता है सिर्फ और सिर्फ जो साइटोप्लाज्म में प्रोसेस होता है जिसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, उससे उसका 2 ATP जो रहता है उसी से वो जिंदा रहता है RBC। ठीक है, तो दैट वाज अबाउट ग्लाइकोलिसिस। और हाँ, एक डाउट आना चाहिए तुम्हें, ये देखो साइट ऑफ ETC क्या, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसका PDF मैं तुम्हें दे दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे तुम डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सम ऑर्गेनिज्म cannot live in presence of oxygen. Many bacteria, that is anaerobic bacteria, such living organism has to perform anaerobic respiration. ठीक है, ग्लाइकोलिसिस। हाँ, अब सुनो, तुम्हारे मन में एक डाउट आ रहा है क्या? सर ये ग्लाइकोलिसिस में NADH भी तो बनता है, इसका क्या होगा फिर? सोचा है अभी क्या होगा? सोचने वाली बात है। मतलब 2 ATP निकला, इससे मेरा सेल RBC जिंदा है, 2 ATP निकला, इससे RBC जिंदा है, पर ये NADH का क्या? अब सुनो, ये NADH चलता रहे, सॉरी ये रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस चलता रहे ताकि एटलीस्ट मेरे को थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए ना, एटलीस्ट 2 एनर्जी मिल जाए। इसीलिए 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 एक प्रोसेस होता है जिसको अपन कहते हैं फर्मेंटेशन। देखो ध्यान से, 2 तरह का फर्मेंटेशन होता है, एक इथेनॉल फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है,
पहले मैं इथेनॉल वाला बताता हूँ। देखो, ग्लूकोज से पायरुवेट बना, ग्लाइकोलिसिस है, यहाँ तक ग्लाइकोलिसिस है, ठीक है। अब ये पायरुवेट बना देता है इथेनॉल, ठीक है। ये बीच के रिएक्शंस मत देखो, ये पायरुवेट बना देता है इथेनॉल। अब ये इथेनॉल में Na D प्लस बन जाता है, वो जो तुम्हारा NaDH था वो Na D प्लस बना देता है, ताकि वो Na D प्लस वापस ग्लाइकोलिसिस में जाए और वो Na D प्लस का NaDH वापस बने, ताकि वो पूरा ग्लाइकोलिसिस चलता रहे। इसी वजह से एक रिएक्शन होता है जिसको अपन कहते हैं फर्मेंटेशन, और इसी वजह से तुम्हारा ग्लाइकोलिसिस चलता रहता है, ताकि NaD प्लस का रीजनरेशन होता रहे, ठीक है। NAD रीजनरेशन। और सेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी तुम्हें NAD प्लस रीजनरेट होगा, और यहाँ पे फाइनली लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है तुम्हारा? मसल्स में, है ना। मसल्स में अगर बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हारे मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, ऑब्वियसली, क्योंकि 6 कार्बन को 3 कार्बन में तोड़ रहे और ज़्यादा फर्दर नहीं तोड़ रहे, तो ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। ऑब्वियसली हमने ना लिंक रिएक्शन किया, ना क्रेब्स साइकिल किया, कुछ नहीं किया, ठीक है। ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, क्लियर। पायरुविक एसिड प्रोड्यूस थ्रू ग्लाइकोलिसिस आर कन्वर्टेड इनटू अदर ऑर्गेनिक एसिड्स और अल्कोहल। अदर ऑर्गेनिक एसिड्स मतलब लैक्टिक एसिड, और अल्कोहल मतलब इथेनॉल, विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम, ठीक है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस और पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस। तो ऐसा करके कुछ एंजाइम्स होते हैं, तुम्हें नहीं करना है, जिसको कहते हैं अपन फर्मेंटेशन। सीड्स भी एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। हाँ, ये चीज़ ध्यान से देखो। और मसल सेल्स ऑल्सो परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन वाइल परफॉर्मिंग एक्सरसाइज, ठीक है। देखो, सीड्स भी परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उसके अंदर एसिड बने और बाद में उसके अंदर पानी आए ऑस्मोसिस की वजह से, ठीक है। बस इतना याद रखो कि सीड्स भी परफॉर्म करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। सुनो, और मसल सेल्स ऑल्सो परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन वाइल परफॉर्मिंग एक्सरसाइज, जिसके वजह से लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन होता है और हम लोग को थकान महसूस होती है। this is also a very important thing. सुनो, कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे जा रहा था, मतलब ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, ये कहाँ पे जा रहा था? ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड बन रहा था, पायरुविक एसिड जा रहा था लिंक रिएक्शन में, जो कि बना रहा था एसिटाइल कोएंजाइम में। एसिटाइल कोएंजाइम ए जा रहा था क्रेब्स साइकिल में, जो कि क्रेब्स साइकिल कर रहा था, ठीक है। और अल्टीमेटली तुम्हें क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा, CO2 मिलेगा, क्योंकि 6 कार्बन को तुमने तोड़ दिया तो 6 CO2 मिलेगा, और एनर्जी मिलेगा, भरपूर एनर्जी मिलेगा, दैट इज 38 ATP। ये समझा तुम्हें। और लिपिड्स और प्रोटीन्स भी एनर्जी देते हैं, ये सीधा बनाएंगे एसिटाइल को एंजाइम में। एक प्रोसेस होता है, उससे बनाएंगे एसिटाइल को एंजाइम में, और प्रोटीन भी बनाएगा एसिटाइल को एंजाइम में, और इसके बाद के प्रोसेस सेम है, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें ग्लूकोज, पायरुविक एसिड बनाया, फर्मेंट किया, इथेनॉल बनाया, ईस्ट में होता है। पायरुविक एसिड बनाया, फर्मेंट किया, लैक्टिक एसिड बनाया, ये कहाँ हुआ? एरिथ्रोसाइट्स मतलब RBC और मसल सेल्स में। हाँ, RBC में भी बनता है तुम्हारा लैक्टिक एसिड, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि सर ATP होता क्या है। देखो ध्यान से, ये अगर एडिनाइन एक शुगर के साथ जुड़े तो इसको अपन कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड है, एक एडिनाइन एक न्यूक्लिक एसिड है। अगर ये एक शुगर के साथ जुड़े तो इसको अपन बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड, और इसको नाम देते हैं एडिनोसिन। जो भी न्यूक्लियोसाइड होते हैं, मतलब जो न्यूक्लिक एसिड प्लस शुगर रहे हैं, इसको नाम देते हैं हम लोग न्यूक्लियोसिन, सॉरी एडिनोसिन। तो इसके अंदर अगर 3 फॉस्फेट जुड़े तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इस कंपाउंड को अपन बोलेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट 1 2 3,
ट्राइफॉस्फेट। और ऐसे ही इस फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड रहता है वहाँ पे एनर्जी स्टोर रहता है। अगर ये एक फॉस्फेट टूटा तो तुम्हें यहाँ से एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए एटीपी में तुम एनर्जी यूज स्टोर कर सकते हो, ठीक है। इफ देर इज इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन योर बॉडी, तो उसके बाद क्या यूज़ होता है, लिपिड्स और प्रोटीन यूज़ होता है, ठीक है। फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम में। एनर्जी इज ऑब्टेन्ड थ्रू कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम है। हमने पढ़ लिया पूरा, अच्छे से पढ़ा है अपन ने, कोई डाउट नहीं है। ये देखो यहाँ पे लिखा है प्रोटीन्स क्या होता है, अमीनो एसिड्स को जोड़ जोड़ कर प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। हमें 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी मिलती है फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अब देखो प्रोटीन्स जो हैं ये तुम्हारे बॉडी में कई सारी चीज़ें करते हैं, जैसे स्किन में मेलानिन बनाता है, हेयर में केराटिन बनाता है, बोन में ओसिन बनाता है, ओसिन प्रोटीन होता है जैसे, जो काफ़ी हेल्प करता है बोन फॉर्मेशन में। और सेल्स में जैसे ये देखो, सॉरी, ये सेल्स है तो इसके ये सेल मेम्ब्रेन है तो इसके बीच में ऐसे कुछ प्रोटीन्स होंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ऐसे कुछ प्रोटीन्स होंगे। तो सेल मेम्ब्रेन में भी बनाने में हेल्प करता है, सेल मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। पैनक्रियास में इंसुलिन और ट्रिप्सिन बनाने में भी हेल्प करता है। इंसुलिन हार्मोन है जो कि बनता है 51 अमाइनो एसिड्स का, ठीक है। बस ऐसे ही, नहीं याद रखोगे चलेगा, कोई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन है जो बनता है 51 अमाइनो एसिड्स का। अमाइनो एसिड्स 51 अमाइनो एसिड्स से जोड़ जोड़ के तुम्हारा इंसुलिन बनता है। ट्रिप्सिन भी एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के भी कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं। और मसल्स के अंदर जैसे एक में मसल, जैसे मान लो तुम्हारा ये बाइसेप है, सॉरी बहुत गंदा बाइसेप है, ये तुम्हारा एक बाइसेप है, ठीक है। अगर ये बाइसेप को मैं जूम करूं, ठीक है, ये बाइसेप को अगर जूम करूं, यहाँ पे इसकी उंगलियां, ये बाइसेप को अगर जूम करूं मैं, तो मेरे को मिलेगा ऐसे कुछ प्रोटीन्स मिलेंगे। ये एक सार्कोमेर है, मतलब एक मसल का यूनिट है। याद रखना है, रखो मत वरना मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हें जो मोटी मोटी दिख रही है मायोसिन है, मायोसिन सॉरी मायोसिन। और ये जो पतली पतली दिख रही है एक्टिन फिलामेंट्स है, ठीक है, एक्टिन प्रोटीन है। तो ये सब बनाने में भी हेल्प करता है तुम्हारा प्रोटीन, और हीमोग्लोबिन बनाने में भी हेल्प करता है, ठीक है। ये देखो एक बार पढ़ लो, ये कुछ है नहीं। लिपिड्स किसका बनता है, फैटी एसिड्स और एक स्पेशल अल्कोहल होता है जिसको अपन ग्लिसरॉल बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों को मिला करके लिपिड्स बनता है। और हमें 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी मिलती है 1 ग्राम ऑफ लिपिड या फिर फैट से। तुम्हारा ये ज़रूरी होता है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और अल्डोस्टेरोन, ये सब चीज़ें बनाने में, जो कि स्टीरॉयडल हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। और एक्सेस ऑफ लिपिड कहाँ पे स्टोर होता है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, जो तुम्हारा फैट होता है वहाँ पे स्टोर होता है एक्सेस ऑफ लिपिड, ठीक है। जो तुम्हारा तोन निकला है ना, इसको अपन बोलते हैं कैंपर्स फेशिया। और यहाँ पे भी ये इवन लास्ट स्टोर हाउस होता है लिपिड का। तो अगर तुम बहुत हेवी एक्सरसाइज करते हो, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, फिर भी ये फेशिया कम करने में बहुत एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि ये लास्ट स्टोर हाउस है तुम्हारा फेशिया का, दैट इज़ फैट का। एप्स दिखाने के लिए दैट इज़ रेक्टस एब्डोमिनस मसल होता है।
ये दिखाने के लिए, ठीक है। एक चीज़ और विटामिन के बारे में, ए विटामिन, बी विटामिन, डी, ए बी डी, ई और के, सॉरी बी नहीं, ए डी ई और के, ये सारे विटामिन होते हैं फैट सोल्यूबल, ठीक है। ये सारे विटामिन होते हैं फैट सोल्यूबल, और एक विटामिन होता है बी और सी, ये होता है वाटर सोल्यूबल, ठीक है। ये बी और सी होते हैं वाटर सोल्यूबल। याद कैसे रखोगे, काफ़ी फेमस है, मतलब समझने वाले याद करने वाले कर लेंगे। बी सी होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन, और ए डी ई और के होता है फैट सोल्यूबल विटामिन, ठीक है। और तुम्हारे बॉडी में 65 से 70% वाटर है, और हर सेल में 70% के आसपास पानी है। और ब्लड में तुम्हारे ब्लड के प्लाज्मा में, ब्लड में एक जैसे ये तुम्हारा टोटल ब्लड है, तो इसमें करीब 50% के भी ऊपर तुम्हारा प्लाज्मा होता है, ठीक है। तो उस प्लाज्मा में 90% पानी है, तो मोस्टली तुम्हारा वाटर जो है, वाटर ही तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है बॉडी का, ठीक है। हैंस इसीलिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, इनफैक्ट वी कैन नॉट डाइजेस्ट फाइबर, बट फाइबर्स नेसेसरी होते हैं तुम्हारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। और फाइबर्स कहाँ से मिलते हैं, लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स, सीरियल्स, ये सब चीज़ों से। अब तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस देख लो। आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, कंप्लीट ऑक्सीडेशन बोला है मतलब ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन बोला है मतलब, और तुम्हारा ऑक्सीजन भी है वहाँ पे, तो 2 ATP और 2 NADH, मतलब 8 ATP टोटल, ठीक है। एट द एंड ऑफ ग्लूकोज क्या क्या, 2 पायरुविक एसिड, 2 ATP और 2 NADH, ठीक है, ये लिख सकते हो। और आर मसल सेल्स परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, ये सब कुछ लिख सकते हो, ये सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो तुम। क्रेब्स साइकिल क्यों बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है, ये भी बता सकते हो। एक्सप्लेन ग्लाइकोलाइसिस इन डिटेल, जितना पूछा उससे ज़्यादा डिटेल में तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। और ये जो चार्ट दिया हुआ है, ये उल्टा उल्टा सुल्टा दिया हुआ है, तुम्हें इसको सीधा करके लिखना है, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा तो